एविडेंस एक्ट के तहत पिछले लेक्चर में आप लोगों को सेक्शन 8 तक पढ़ाया गया था। अब जो हमें पढ़ना है, एविडेंस की धारा 9 पढ़नी है। जहाँ तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 की बात है, 9 से भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपका मॉडल क्या होता है 9 से बनने का, तो जो बिहार और यूपी सिविल जज के इंटरव्यू में यानी कि साक्षात्कार में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वह क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत किस धारा में समाहित है। यानी कि छाता का सिद्धांत या छतरी का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है। ये क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला किस सेक्शन में है, 9 में। इसको हम कोरिलेट अभी करेंगे, कहाँ कहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला समाहित हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बना था कि धारा 9 को डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है। तो सेक्शन 9 में 9 फैक्ट रिलेवेंट बनाए गए हैं, अर्थात 9 तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है। अर्थात धारा 9 में ऐसी 9 बातें बताई गई हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात सबसे अधिक बातें, हो सकता है नया क्वेश्चन ये बन जाए, ये नया क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक तथ्य किस धारा में उचित या रेलेवेंट या सुसंगत बनाए गए हैं। तो आपका जवाब रहेगा धारा 9 में। इसके बाद धारा 9 से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वह धारा 9 का अंतिम दृष्टांत। ये क्वेश्चन कई लोग पकड़ नहीं पाते हैं। जो अंतिम उदाहरण है, अंतिम लास्ट इलस्ट्रेशन है या अंतिम जो उदाहरण दिया गया है धारा 9 का, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तत्पश्चात आपका जो क्वेश्चन बनता है वह अनन्यता या पहचान या शिनाख्त या आइडेंटिटी, अनन्यता या शिनाख्त या पहचान से क्वेश्चन बनता है। और ये बनता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड यानी कि पहचान परेड किस धारा में रेलेवेंट होती हैं, तो वह होती हैं धारा 9। इसके बाद धारा 9 से बनता है कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, यानी कि कुत्ते द्वारा अगर पहचान की जाती है तो वह भी धारा 9 में ही आएगी। यानी कि कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य या कुत्ते द्वारा की गई पहचान भी धारा 9 में आएगी। यानी कि आपका सेक्शन 9 से जो अगला क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि धारा 9 किस मामले में लागू होगी, सिविल में कि क्रिमिनल में कि दोनों में लागू होगी। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जाए, धारा 9 सिविल मामलों में भी लागू होती है और प्लस क्रिमिनल में यानी कि आपराधिक में भी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जो बिहार सिविल जज की परीक्षा में एक बार क्वेश्चन बना है, वह क्वेश्चन बना है केस सहित चंद्रशेखर वर्सेज किंग का केस। ये याद रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन बना है।
चंद्रशेखर वर्सेज किंग का केस किससे संबंधित है, तो आप किंग का केस किससे संबंधित है, तो आप मारेंगे सेक्शन 9 से। इसके बाद आपका राम किशन का केस आता है। राम किशन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, पहचान परेड कौन करा सकता है, कोई भी व्यक्ति पहचान परेड करा सकता है। उसका भी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन नेट सही नहीं होता कुछ। देखिए, आपका जो बताया जा रहा था चंद्रशेखर वर्सेस किंग का केस, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है राम किशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे की पहचान परेड कौन करा सकता है, ये भी पूछा जाता है। तो धारा 9 को एक एक करके छोटी छोटी बातों को गौर करते हुए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, उसको भी हमें सतर्क रहना है और सतर्क रहते हुए आपका एक एक पॉइंटों को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, तब इसके बाद 9 तथ्यों को बताया जाएगा। देखिए, जहाँ तक डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला की बात है, अब यहाँ से 7-8 आपका कोरिलेशन करना है। जहाँ जहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत हो, जिस कानून में हो, आपका कर्तव्य है कि उन सभी बातों को एक जगह एकत्र कर लें। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला किस किस कानून में कहाँ कहाँ दिया गया है, तो पहले हम डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला को साक्ष्य अधिनियम में देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला अगर पूछे तो सेक्शन 9 मारिएगा। अगर यही बात आपका सीआरपीसी में पूछ ले, सीआरपीसी में पूछ ले, तो सीआरपीसी में 2 जगहों पर डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला दिया गया है, एक 132 और दूसरा सीआरपीसी की धारा 197। याद रखिए, 132 में ये है कि 132 ये बताती हैं कि अगर सिविल बल का प्रयोग करके या सशस्त्र बल का प्रयोग करके विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर किया गया है, तो बिना राज्य या केंद्रीय सरकार की अनुमति के अभियोजन दायर ही नहीं होगा, मुकदमा दायर ही नहीं होगा। ऐसे सशस्त्र या सिविल बल पर, अर्थात इसका मतलब कि अगर सशस्त्र या सिविल बल ने किसी के प्रति अवैध हिंसा या बल का प्रयोग भी कर दिया, तो जब तक सरकार न चाहे तब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। और 197 ये 2 तरीके से काम करती है। देखिए, इंटरव्यू में भी पूछा गया है ये, भ्रष्टाचार की जननी यानी कि करप्शन की जननी जो धारा है सीआरपीसी की 197 है, और ये लोक सेवकों को के लिए अम्ब्रेला का काम करती हैं। अम्ब्रेला का मतलब प्रोटेक्शन देना, यानी कि अम्ब्रेला का मतलब ये हुआ कि संरक्षण देना। तो धारा 197 का 2 रूप हैं। एक तो यह
भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देती हैं। भ्रष्टाचारियों का मतलब जो करप्शन करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। वहीं दूसरी ओर लोक सेवकों के लिए आपका संरक्षण का भी काम करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लोक सेवक कोई अपनी ऑन ड्यूटी या पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ कॉग्निजेंस या संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार जैसी भी स्थिति हो इसके लिए परमिशन दे दें। तो सीआरपीसी के बाद आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला संविधान में देखना है कि आखिर संविधान में छाता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या संरक्षण का सिद्धांत या विशेषाधिकार कहिए कहाँ कहाँ दिया गया है। तो संविधान थोड़ा अच्छे से तैयार रखिएगा। छाता का सिद्धांत मूल अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए अनुच्छेद 13 में समाहित हैं और आवश्यकता पड़ने पर उच्चतम न्यायालय इस छाता को खोल देता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट खोलता है 226 के तहत। इसके बाद जो आपका आता है संविधान में पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवकों को संरक्षण, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला अनुच्छेद 311 में है। इसके तहत पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवकों को प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला अनुच्छेद 361 में समाहित है। अनुच्छेद 361 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला है जहाँ की ये बता दिया गया है कि अगर भारत का राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए कोई ऑफेंस करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो जब तक वे अपने पद पर कायम हैं तब तक उनके खिलाफ भारत के किसी भी न्यायालय में कोई क्रिमिनल मामला न तो दायर होगा न तो दायर होगा और यदि पहले से दायर हैं, पहले से फाइल हैं क्रिमिनल मामला, तो ऐसी दशा में वह विचारण उसका रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि वे अपने पद पर हैं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एमपी के ही राज्यपाल थे राम नरेश यादव जी, एमपी के ही राज्यपाल थे और वहाँ जो मेडिकल घोटाला हुआ था, यानी कि मेडिकल घोटाला हुआ था मेडिकल के प्रवेश परीक्षा में, उनका भी नाम आ रहा था। तो भाजपा ने क्या किया कि उनको पद से हटाया ही नहीं। अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई, सब कुछ हो गया। हाई कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। अब ये हुआ कि जैसे ही ये राज्यपाल या गवर्नर के पद से हटते, वैसे ही इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता, लेकिन इनको पद से हटाया ही नहीं गया और आपका पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु भी हो गई। यानी कि अनुच्छेद 361 का सहारा लेकर ये जेल जाने से बच गए। जहाँ तक संविधान की बात है, अनुच्छेद 361 के बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला आपको पढ़ना है वह आपका पढ़ना है अनुच्छेद 105। सीधे हो गया क्या? देखते हैं।
आइए आपका आगे देखा जाए। आपका अनुच्छेद 105 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला समाहित है। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों को विशेषाधिकार या प्रिविलेज देता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल और उनके सदस्यों को प्रिविलेज अनुच्छेद 194 देता है। अतः अनुच्छेद 194 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता का सिद्धांत समाहित है। इस प्रकार आपको संविधान में भी बताया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहाँ दिया गया है। संविधान के बाद जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला पढ़िए तो अब आपका सीपीसी में कुछ देख लिया जाए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अर्थात सीपीसी में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहाँ कहाँ समाहित है। इसका मतलब ये हुआ कि सीपीसी में लोक सेवकों को या इत्यादि को किन धाराओं में प्रोटेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले धारा 56 देखिएगा। धारा 56 ये बताती है, सीपीसी चल रहा है, सीपीसी का धारा 56 ये बता दिया जाए। आपका सीपीसी की धारा 56 भी याद रखना है। धारा 56 ये बताती है कि अगर धन की डिक्री है तो यानी कि धन की डिक्री है तो अगर स्त्री के खिलाफ है तो उस स्त्री को धन की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यानी कि धन की डिक्री के निष्पादन में किसी स्त्री को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये यूपीजे में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद धारा 132 पढ़ना है। कुछ स्त्रियों को पर्सनल अपीयरेंस स्वयं उपजात स्वयं न्यायालय में हाजिर होने से छूट दी गई है। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला है। इसके बाद 133 में कुछ माननीय लोगों को छूट दी गई है सीपीसी में। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि विधायी निकायों को भी छूट दी गई है 135A में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, विधानसभा का सदस्य है, विधान परिषद का सदस्य है, तो सदन के कार्यवाही के सत्र के 40 दिन पूर्व यानी कि 40 दिन पहले और सदन जब समाप्त हो गया उसके 40 दिन बाद, यही याद रखिएगा, यही पूछा जाता है, 40 दिन बाद तक किसी सिविल न्यायालय की आदेशिका के तहत इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक दो पॉइंट और बचा है डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला में, बता दिया जाए। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उस कानून को अभी BHULLM में ये क्वेश्चन आया था, किस कानून को छतरी का सिद्धांत पर्यावरण के लिए या डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला कहा जाता है। और धरती के लिए आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला जीएस में पूछा जाता है, ओजोन परत है। यानी कि ओजोन परत धरती के लिए, पृथ्वी के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का काम करती है। आइए धारा 9 को शुरू किया जाए, एक एक शब्दों को शुरू किया जाए। अब एविडेंस की धारा 9 देखा जाए। जहाँ तक एविडेंस की धारा 9 की बात है, सामान्य बातें आपको बता दी गई।
अब शब्दशः चलना है। देखिए पहले बेयरर को तोड़ा जाए। कैसे आप तोड़ेंगे बेयरर को? चूँकि 9 तथ्य हैं तो 9 तथ्यों को अलग अलग पहले करिए। बेयरर देखिए, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना मतलब कि उसकी विस्तृत व्याख्या करना। तो रेलेवेंट फैक्ट या जो उचित तथ्य हैं उनके स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या या पुनःस्थापन। पुनःस्थापन का मतलब हुआ इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराना का मतलब परिचयात्मक तथ्य या परिचय कराना। परिचयात्मक तथ्य के लिए आवश्यक तथ्य, ये हेडिंग है। तो देखिए बेयरर क्या क्या बताता है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण हैं। यानी कि पहला जो हमें धारा 9 में मिला, विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के स्पष्टीकरण। जो स्पष्टीकरण होते हैं, स्पष्टीकरण का मतलब ये हुआ कि एक्सप्लेन करते हैं या विस्तृत व्याख्या करते हैं और क्लियर कर देते हैं। या जो इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं का मतलब ये हुआ परिचयात्मक तथ्य। परिचयात्मक तथ्य, परिचयात्मक जो तथ्य हैं इंट्रोड्यूस कराते हैं वे सुसंगत हैं धारा 9 में। अथवा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। यानी कि कोई अनुमान इंडिकेट हुआ है, इंगित हुआ है, कोई अनुमान इंगित हुआ है और कोई ऐसा तथ्य है जो उस इंगित अनुमान का समर्थन करता है या उस इंगित अनुमान, या चौथा ये है कि जो इंगित अनुमान है, जो इंगित अनुमान है उस अनुमान का खंडन करता है, उस अनुमान को काटता है कि ये अनुमान गलत है। अगला देखिए, या आपका कह सकते हैं अगला है तथ्य। अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करता है। यानी कि इसका मतलब कि वस्तु की भी अनन्यता सुसंगत है। अनन्यता यानी कि पहचान या शिनाख्त, आइडेंटिटी। वस्तु की अनन्यता भी आती है इसमें। इसके बाद आपका आती है व्यक्ति की अनन्यता। यानी कि जो बातें व्यक्ति की अनन्यता को बताती हैं वह भी इस धारा में सुसंगत बनाई गई है। इसके बाद देखिए अगला क्या सुसंगत है। अथवा वह समय निश्चित करता है। यानी कि जो तथ्य घटना का टाइम बताते हैं, समय बताते हैं, वे तथ्य भी सुसंगत होंगे। फिर अगला आया कि जो तथ्य घटना का स्थान बताते हैं, प्लेस बताते हैं कि ये घटना इसी स्थान पर घटित हुई, इसी प्लेस पर घटित हुई, वह भी सुसंगत बनाए गए हैं। अथवा जो पक्षकारों का रिलेशन दर्शित करते हों, यानी कि जो तथ्य पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हों, पक्षकारों का रिलेशन दर्शित करते हों, पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हों,
यानी कि अब गिन लीजिए कितने तथ्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि धारा 9 में 9 बातों को रेलेवेंट बनाया गया है। अब इन्हीं 9 बातों को एक एक करके हमें डिटेल में देखना है। आइए एक एक करके डिटेल में देखा जाए। जो तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि और अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, वे तथ्य धारा 9 में साक्ष्य में रेलेवेंट या सुसंगत बनाए गए हैं। इस विषय पर 2 उदाहरण आपका अच्छा पूछा जाता है। सबसे पहले जो लास्ट उदाहरण है उसको हम बताएंगे। वही लास्ट उदाहरण बार बार प्री और मेंस में बन रहा है, लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो धारा 9 का जो लास्ट उदाहरण है, यानी कि उदाहरण नंबर आपका F, उदाहरण नंबर जो F है, पहले इसी को देखा जाए। यानी कि स्पष्टीकरण या आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेन के लिए 2 उदाहरण पढ़िएगा। एक दृष्टांत ई पढ़िएगा और दूसरा दृष्टांत F पढ़िएगा। ये दोनों दृष्टांत अति महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए। आइए पहले F चला जाए और F ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। देखिए, क बलवे के लिए विचारित किया जाता है, यानी कि A का विचारण होता है किसके लिए? बलवे के लिए। A का विचारण बलवे के लिए होता है। बलवा, अब ये आया कि बलवे A का ट्रायल होता है बलवा के लिए। अब ये समस्या आई कि बलवा कहाँ परिभाषित है, तो जो बलवा परिभाषित है वह आपका आईपीसी की धारा 146 में। बलवे की परिभाषा आपका कह सकते हैं, या बलवे की परिभाषा आईपीसी की धारा 146 में परिभाषित है। बलवा पहले समझ लीजिए। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, यानी कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य, कॉमन इंटेंशन या सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु आपका कह सकते हैं कि बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो 141 में विधि विरुद्ध जमाव हुआ है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, जब ये लोग सामान्य उद्देश्य को, अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने, अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, उसी को बलवा कहा जाता है। फिर उदाहरण बैक हो जाइए। ये तो आपका बताया गया बलवा किसे कहा जाएगा। आइए देखा जाए फिर उदाहरण। ए का विचारण बलवे के लिए किया जा रहा है, यानी कि इसने बलवा किया और उसका भीड़ के आगे आगे चलना साबित हो जाता है। न्यायालय में यह बात प्रूफ हो जाती है, प्रमाणित हो जाती हैं, सिद्ध की जाती हैं कि हजूर ए बलवे में आपका सबसे आगे भीड़ में चल रहा था, यानी कि ये अगुवाई कर रहा था, आगे आगे चल रहा था। समव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाज़ें सुसंगत हैं। तो जो बलवाई हैं उसमें जो भीड़ है वह आवाज़ निकाल रही हैं,
वह आवाज़ निकाल रही हैं। तो जो ये भीड़ द्वारा आवाज़ निकाली जा रही है, ये आवाज़ क्या रेलेवेंट है कि नहीं? रेलेवेंट है। इसलिए रेलेवेंट है कि यह कह सकते हैं संव्यवहार के नेचर को क्लियर करती है। जैसे ए बलवे में आगे आगे बढ़ रहा है, भीड़ में पीछे से लोग कह रहे हैं, हे ए तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाठी खाना, गोली खाना, लेकिन पीछे न हटना। जैसे कि इस समय सपा वाले जो नेता हैं, भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम नेता लाठी खा रहे हैं, भीड़ चिल्ला रही है बार बार कि लाठी से हम डरने वाले नहीं हैं, तुम आगे बढ़ो, हम समाजवादी हैं, लाठी का जवाब पत्थर से देंगे। तो ऐसी दशा में आपका ये जो उदाहरण है, इसको तो हर हाल में याद रखिएगा, बलवा बलवा बलवा। आइए देखा जाए अगला उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर ई हमें देखना है, ध्यान से इसको भी देखिए। चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है। यानी कि ए चोरी का अभियुक्त है और बी को चुराई हुई संपत्ति देते हुए देखा जाता है। देते हुए देखा जाता है, देते हुए देखा जाता है। अगला देखिए शब्द इसमें, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। यानी कि जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है, ख उसे परिधान करते हुए कहता है। यानी कि बी इस चोरी के सामान को ए की वाइफ सी को देता है और बी जब इस चोरी के सामान को, स्टोलन प्रॉपर्टी को सी को देता है, उस समय कहता है कि क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। ख का यह कथन संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करता है। यानी कि बी सी से कहता है कि तुम इस स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपा दो। तो ये जो बी का कथन है, ये संव्यवहार को और स्पष्ट कर रहा है, राज को खोल दे रहा है। अतः बी का कथन कह सकते हैं रेलेवेंट होगा। और किस रूप में? स्पष्टीकरण के रूप में। यहाँ आपका स्टोलन प्रॉपर्टी देखना है। चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा 410 में दी गई है। याद रखिए, चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा 410 में दी गई है। अब आइए पहला भी शब्द धारा 9 का हुआ, दूसरा शब्द देखा जाए। जहाँ तक दूसरे शब्द की बात है, जो तथ्य विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के परिचयात्मक हैं, इंट्रोडक्टरी हैं या परिचयात्मक हैं, परिचय कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, वह तथ्य भी सुसंगत होंगे। तो परिचयात्मक तथ्यों को भी धारा, परिचयात्मक का मतलब हुआ आपका पुनः स्थापन। परिचयात्मक का मतलब जो लिखा गया बैरक में, पुनः स्थापन, इंट्रोड्यूस कराना। अब इंट्रोड्यूस पर जो दृष्टांत आपको देखना है, दो दृष्टांत यहाँ कवर करना है, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर बी। यानी कि उदाहरण नंबर ए और उदाहरण नंबर बी, ये परिचयात्मक या पुनः स्थापन के बारे में है। उदाहरण देखिए पहला ही,
प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है, यानी कि क्वेश्चन ये है कि क्या कोई विशिष्ट ये दस्तावेज हैं, क्या ये ए की विल हैं, ए की वसीयत हैं, ए की वसीयत या विल या इच्छा पत्र है कि नहीं, ये विवाद है। अभिकथित बिल की तारीख पर क की संपत्ति की या उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती हैं, क्योंकि ए की यह वसीयत है कि नहीं, उसकी परिवार की क्या स्थिति थी, उसके पास उस समय जब वह वसीयत लिखा था कितनी संपत्ति, ये परिचयात्मक तथ्य हैं और ये रेलेवेंट हो सकते हैं। दूसरा आपका दृष्टांत देखिए, क पर निकृष्ट आचरण का दृष्टांत, हर एक दृष्टांत इधर याद रखिए 9 से, फिर बताया जा रहा है। इधर चूक आपको कंपटीशन से बाहर कर देगी। इधर की चूकें आपका एक चूक या एक गलती कंपटीशन में भारी पड़ जाती हैं। जब एक नंबर से आपका रुकेगा, अगर रुकता है तब आपको मनोज सर याद आएंगे। तो भाई फिर मैं बता दूं, एक शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए, कैसे क्वेश्चन का मॉडल बना है और कैसे आप उन क्वेश्चनों को करेंगे, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। तो दूसरा दृष्टांत देखिए, क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है, यानी कि ए बी पर मुकदमा लाता है कि इन्होंने अपमान लेख यानी कि लाइबिल लिखा और हमारा अपमान किया लेटर लिखकर। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात जिसका अपमान लेख होना अभिकथित है सत्य है। बी कहता है कि मैं जो भी लिखा हूँ सत्य लिखा हूँ, इसमें कोई झूठी बात नहीं है और सत्य जब मैं लिखा हूँ तो सत्य बात लिखना अपमान या डिफमेनेशन नहीं माना जाएगा। अब ये आया कि पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, ये मने विवादक तथ्यों के परिचयात्मक के कारण, इंट्रोड्यूस के कारण रेलेवेंट होगा। आइए अब देखा जाए, अगला जो है आपका कह सकते हैं अगला पॉइंट है आपका, वह देखा जाए। अगला जो आपका पॉइंट है वह पॉइंट है आपका सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों से निकले अनुमान का जो तथ्य समर्थन करते हैं, तो एक समर्थन करवा दिया जाए। देखिए आपका धारा 8 और 9 को रिलेट करके यहाँ पढ़ना है। देखिए धारा 8 क्या बताती है। मान लीजिए कि कोई अपराध हुआ, गांव में पुलिस आ रही है, ये चर्चा का विषय बना। तब तक ए सुना कि गांव में पुलिस आ रही है, तो ए उस गांव से फरार हो गया। तो ए का फरार होना पश्चातवर्ती आचरण या सब्सिक्वेंट आपका कंडक्ट माना जाएगा। अब ये है कि जब फरार हुआ तो एक अनुमान इंगित हुआ, एक इंडिकेशन हुआ। वह इंडिकेशन ये हुआ कि हो सकता है ए ने अपराध किया हो। इस अनुमान का जितने भी तथ्य सपोर्ट करेंगे, यानी कि जितनी भी बातें इस अनुमान का सपोर्ट करें कि हाँ ये अनुमान सही है, क्योंकि अपराध ये अनुमान सही है
तो ऐसी दशा में वे सभी तथ्य धारा 9 में रेलेवेंट माने जाएंगे। इसका मतलब कि विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से जो अनुमान इंगित हुए हैं, उन अनुमानों का समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। अब आइए खंडन देख लिया जाए। मान लीजिए ये देखिए अपराध हुआ, ये हुआ कि पुलिस गांव में आ रही है अपराधी को खोजने। ए को भी यह बात पता लगी, तब तक ए गांव से फरार हो गया या फरार हो गया। तो फरार हो गया तो एक अनुमान इससे निकलता है कि ए ने अपराध किया होगा, ए ने अपराध किया होगा। अब ऐसी दशा में जो ये अनुमान या इंडिकेशन या अनुमान इंगित हुआ है, जो भी बातें इस अनुमान का खंडन करती हैं, इस अनुमान को झूठा साबित करती हैं, इस अनुमान को आपका कह सकते हैं कि ये अनुमान सही नहीं है, जो भी बातें बताएंगी वह धारा 9 में रेलेवेंट होंगी। अब आइए बातें बताया जाए। ये बता सकता है कि हजूर हम बचने के लिए फरार नहीं हुए, अर्जेंट काम आ गया और अर्जेंट काम से हमें तुरंत जाना पड़ा, इसलिए भाई जो आप अनुमान निकाले हैं वह अनुमान गलत हैं। यानी कि इसका मतलब कि अर्जेंट काम दिखाकर ये इस अनुमान का खंडन कर सकता है कि हजूर अर्जेंट काम आ गया इसलिए हम फरार हो गए। इस विषय पर जो दृष्टांत है आपका दृष्टांत नंबर सी इस विषय पर सुसंगत है। याद रखिए दृष्टांत नंबर सी इस विषय पर रेलेवेंट है। लास्ट में इसको देखिए दृष्टांत नंबर सी। जहाँ तक दृष्टांत नंबर सी की बात है, दृष्टांत नंबर सी को समझिए। को एक अपराध का अभियुक्त है, यानी कि ए एक अपराध का अभियुक्त है, एक्यूज्ड है। यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात क अपने घर से फरार हो गया, तो हम बता ही रहे हैं कि ए अपराध के तुरंत बाद अपने घर से फरार हो गया, ये उसका पश्चातवर्ती आचरण होगा और धारा 8 में सुसंगत होगा। यह तथ्य कि उस समय जब वह घर से चला था उसका उस स्थान में जहां वह गया था अचानक और अर्जेंट काम था। अगर ये चाहता है कि इस अनुमान का हम खंडन करें तो ये दिखा सकता है कि हजूर अचानक और अर्जेंट काम आ गया इसलिए हमें घर से तत्काल जाना पड़ा। यानी कि वह क्यों गया इस बात को ये दृष्टांत क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। और जो इंगित अनुमान निकला है, एक अनुमान निकला है कि फरार हो गया, तो हो सकता है अपराध किया। अगर ये दिखा दे कि अचानक और अर्जेंट काम आ गया, तो यह दिखा के इस अनुमान का ये खंडन कर सकता है। अंतिम शब्द है जिस काम के लिए वह चला उसका ब्यौरा सुसंगत नहीं है, सिवाय इसके कि जहाँ तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था। यानी कि पूरा विस्तृत ब्यौरा नहीं देना है काम का, बस ये है कि भाई ये दिखा देना है कि वह काम ऐसा था जो अचानक आन पड़ा और अर्जेंट था, तत्काल करना आवश्यक था। धन्यवाद।